नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। सभी टॉपिक्स का ध्यान में रखा होगा आपने और एक एक सब्जेक्ट को, एक एक तथ्य को समझ रखा होगा। लगातार आपकी तैयारी चल रही है और आप में से कईयों के भी कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। जब उनको देखता हूं, उनका स्कोर 90 से 95% तक प्रश्नों को सही करने का होता है। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। उसी सीरीज में आपकी तैयारी की आज एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने होगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न आपको नए भी लग सकते हैं और कुछ प्रश्न आपको पुराने भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार प्रश्न करवा चुका हूं और सभी प्रश्नों को आपको लगातार बस करते रहना है, समझते रहना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए ये वीडियो। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय, प्लेसेंटा या अपरा। बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर आधारित प्रश्न है, इस पे आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो अभी मैं आपको बता दूंगा और आपको आ जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय, प्लेसेंटा यानी कि जिसे अपरा कहते हैं हिंदी में। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गर्भाशय होता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला या चौकोर गला। बताइएगा शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न होंगे। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉम पे कितने प्रश्न बन सकते हैं, आपने हर मॉक टेस्ट में लगभग एक प्रश्न देखा होगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से आपका एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। विटामिन, प्रतिजैविक, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। क्या होता है यह आपको बताना है। दूसरे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल, ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, प्रतिजैविक होता है यानी कि एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक होता है उसको ही प्रतिजैविक कहते हैं हिंदी में। क्लियर आपको, एंटीबॉडीज काफी ज्यादा होती हैं किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर देता है बच्चे के शरीर में, क्या, कोलेस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेड क्रॉस समिति यानी कि आईआरसीएस की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा भारतीय रेड क्रॉस समिति यानी कि इंडियन रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1938 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है एबीसीडी में। भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा, इसका सही उत्तर है ए 1920। निश्चित रूप से आप सभी को यह प्रश्न रट गया होगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है। बताइएगा शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है या इनमें से सभी है। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या इनमें से सभी। तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मानसिक। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं के सिर और शरीर के बीच का अनुपात है 1:7, 1:4 या 1:3 या 1:9। यह प्रश्न पहले भी आप 1-2 बार कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इस प्रश्न को सही कर रहा होगा। शिशुओं के सिर और शरीर के बीच का अनुपात है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, 1:4। अगला प्रश्न है आपका, कोलेस्ट्रॉम क्या है। फार्मूला दूध है, प्रथम स्तन दूध है, शारीरिक वसा है या वसा अम्ल है। बताइएगा कोलेस्ट्रॉम क्या है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपसे एक प्रश्न तो पूछा जाना ही तय है।
क्लियर आपको? तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, देखते रहिए किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको काफी अच्छे से तैयारी करनी है। क्लियर आपको? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सातवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं इमोशनल कैथेरिसिस, इमोशनल बैलेंस, हाइटेंड इमोशनैलिटी या इमोशनल घबराहट। बताइएगा, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आठवें में एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निरंतरता बनाए रखिए और अपने जो आपका अंदर से मोटिवेशन है उसको जगा कर रखिए। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत जल्दी उबने लगते हैं पढ़ाई से, तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी आदतों को ठीक करना होगा। एक डेली दिनचर्या आपको फॉलो करनी होगी, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना। जब आप टाइमिंग फिक्स कर देंगे हर चीज की, आपके अंदर से स्वतः ही मोटिवेशन आने लगेगा। 20-25 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, उसके बाद आप निश्चित रूप से आपका मन कहेगा मुझे इस समय ये करना है। ठीक है, तो अपनी टाइमिंग फिक्स करिए हर चीज की। खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है, चाय कब पीनी है, या चाय नहीं पीनी तो कुछ और कब पीना है, हर चीज का टाइम फिक्स करिए। जब टाइमिंग फिक्स हो जाएगी, निश्चित रूप से अंदर से मोटिवेशन आएगा कि कुछ कैसे करें। क्लियर आपको? तो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? इमोशनल कैथेरिसिस, इमोशनल बैलेंस, हाइटेंड इमोशनैलिटी, इमोशनल घबराहट। तो एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आठवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? इमोशनल कैथेरिसिस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। क्या योगदान करता है? भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में, क्रोध उत्पादन में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणी उत्पन्न करने में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ओस्टियोलॉजिस्ट को, रोगाकरण वैज्ञानिक को, अबुर्द विशेषज्ञ को या मूत्र विज्ञानी को? बताइएगा, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? 10वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 10वीं का तो सही उत्तर है आपका वो सी है। क्लियर आपको? अबुर्द विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? बताइएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ए सामान्य जुखाम, बी निमोनिया, सी क्षय रोग और डी है आपका हैजा। तो बताइएगा, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इसके लिए आपको रोगों वाला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब वो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार होगा तो निश्चित रूप से आपका यहां पर हर एक प्रश्न सही हो रहा होगा। बताइएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? हैजा। ये दूषित पानी से फैलता है। किससे? दूषित पानी से, मक्खी के द्वारा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, योनि में, अंडाशय यानी कि ओवरी में या गर्भाशय में? बताइएगा, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? बताइएगा, 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। 12वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अंडाशय यानी कि ओवरी में। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? प्रथम अवस्था, चतुर्थ अवस्था, तृतीय अवस्था या कोई नहीं? बताइएगा, भारत की जनसंख्या जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तृतीय अवस्था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका 14वां, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको सावधानी से करिएगा। लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारित्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो पहला कथन है और उसका तर्क दिया है। अब आपको पहचानना है कथन सत्य है या तर्क सत्य है, या क्या कथन की तर्क सही व्याख्या है, यह आपको पहचानना है। ठीक है, तो कथन है आपका, अभिकथन है ए, लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं।
इसका मतलब आपका क्या हुआ, संस्कृति जैसी है वैसी प्रभावित होंगी। ठीक है, यह कथन कहना चाह रहा है। तर्क है कि लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो क्या यह तर्क सही है? ए ऑप्शन है आपका, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है, असत्य है किंतु आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। या डी, ए और आर दोनों असत्य हैं। बताइएगा कथन और तर्क के बारे में क्या सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर आपको? ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि जो कथन है उसका जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। संस्कृति जैसे कि कल्चर के रूप से। भारत में कल्चर अलग है, यूपी में कल्चर अलग है, दिल्ली में कल्चर अलग है, उसी के आधार पर लैंगिक भूमिकाएं भी प्रभावित होती हैं। क्लियर आपको? अब यहां पर तर्क क्या दिया गया है, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना, यानी कि कल्चर की जो सोच है वो मानव की गुणता, मानव की गुण की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व, जो मानव के गुण हैं उसको पुरुषत्व और नारीत्व, ठीक है, दो क्षेत्रों में प्रतिकूल क्षेत्र हैं जो उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित कर देती है। तो यह बिल्कुल सही सत्य है। ठीक है, तर्क है। तो ए और आर यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है और तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। क्लियर आपको? तो 14वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? उत्तेजक मादक पदार्थ, संज्ञाहारी मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। देखिए, मादक पदार्थ यानी कि जो नशीली दवाएं होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। एलएसडी एक नशा है जो बॉम्बे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब उसके बारे में मैं तो नहीं ज़्यादा बताने वाला हूँ, बस इतना समझ लिए एक नशा है, एक तरह का एक पदार्थ होता है जिसको एलएसडी कहते हैं। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 15वें का डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, भ्रांतिजनक, जो अब ये नशा करता है तो उसके दिमाग में भ्रांतियां पैदा होने लगती हैं। क्लियर आपको? तो भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है क्या? एलएसडी। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? समतल, अवतल, उन्तोदार या इनमें से सभी? बताइएगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में शायद ही पूछा जाए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि रोग वाली विषय है, आपके रोगों से जुड़े हुए, तो वहां पर ऐसा प्रश्न आ सकता है। संभावना बहुत कम है क्योंकि दृष्टि दोष वाले प्रश्न आपकी चैप्टर में नहीं है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? 16वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवतल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रतिजैविक औषधि है एस्पिरिन, एनालिजीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या थायरॉक्सिन? बताइएगा। प्रतिजैविक औषधि है यानी कि एंटीबॉडी वाली जो दवाई है वो आपको बतानी है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सही है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर आपको? अगला है आपका, प्रतिजैविक क्या है? देखो यहां पर आप समझ जाएंगे। सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाती है, एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, कवक और कवक जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं या नींद की गोलियां? बताइएगा प्रतिजैविक क्या है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कवक और कवक जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? किसके अतिरिक्त सभी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है यह आपको बताना है। दूध, मांस, ब्रेड, फल, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो 19 का बी ऑप्शन आपका सही है, मास्क। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें डाट होता है? ट्रिप्सिन निरोधक, टैनिन, सैपोनिन या फेविजम? बताइएगा। कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, तो 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ट्रिप्सिन निरोधक। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रीकरण, विब्रियो
कॉलेरी या कोकस। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, बताइएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्ट्रेप्टोकोकस। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था है किसने कहा? तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपको करवाया जा चुका है। ए स्टैनले हॉल, एलिजाबेथ हरलाक, पियाजे, फ्रायड। बताइएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, स्टैनले हॉल। रट गई होगी आपको ये परिभाषा, बस इसी तरीके से आपको परिभाषाएं रटेंगी। क्लियर आपको? बस फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, एक एक प्रश्न को रिवाइज करते रहिए, हर एक परिभाषा आपको रट जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर आपको? वृद्धावस्था। अगला प्रश्न है आपका, आरंभिक बाल्यकाल रिक्त स्थान आयु के नाम से भी जाना जाता है। जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवनारंभ या परिपक्वता पूर्व। बताइएगा, आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी आयु के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। तो 24 का आपका सी सही हो जाएगा, गैंग पूर्व, यानी आपका जो टोली आयु होती है उससे पूर्व की आयु आरंभिक बाल्यकाल कहलाती है। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम। बताइएगा, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज हमारे महिला के शरीर में होना आवश्यक है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम। 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? 25 का डी ऑप्शन आपका सही है, कैल्शियम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में आयरन की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है 24 मिलीग्राम यानी कि 24 mg, 32 मिलीग्राम यानी कि 32 mg, 40 मिलीग्राम यानी कि 40 mg या 35 मिलीग्राम यानी कि 35 mg। बताइएगा, गर्भावस्था में आयरन की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 26 का सही ऑप्शन है आपका सी, 40 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? एक कारक सिद्धांत, वेस्चलर सिद्धांत, थर्स्टन सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत। बताइएगा, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? 27 के ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा। तो 27 का आपका ABCD में जो सही ऑप्शन है वो है बी। क्लियर है आपको? वेस्चलर का सिद्धांत। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान उत्तर है, आप में से हर किसी का सही होना चाहिए। किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? बताइएगा, 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 28 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसमें आपने कुछ प्रश्न किए जो काफी अच्छे थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्न ईमानदारी के साथ किए होंगे। ये पूरा रिवीजन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। लगातार इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे और अपनी जो मेहनत की है उसका फल पा रहे होंगे। जो लगातार निरंतर पढ़ाई करता रहेगा, निश्चित रूप से उसकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, और ये भर्ती जो है आपकी मुख्य शिविका की, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए, घबराइए नहीं, जरूर आपका लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है एग्जाम में, वो BSc वालों का लफड़ा है, वो अच्छी बात है। अगर आयोग पहले ही क्लियर कर लेना चाह रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है। इससे क्या होगा, भर्ती कोर्ट में नहीं फंसेगी, जिससे आपकी ज्वाइनिंग बहुत लेट हो जाती परीक्षा के बाद, अगर आयोग पहले क्लियर नहीं करता।
तो आपके लिए थोड़ा विलंब ही सही, लेकिन आपको यहां से एग्जाम ही होगा और सीधे फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी और इसी साल आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और आपको 1 महीने की शायद सैलरी भी मिल जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको निश्चित रूप से 2024 चुनाव से पहले हर हाल में यह सरकार आपको ज्वाइनिंग देना चाहेगी। सरकार इस समय सरकारी नौकरी देने की पक्ष में है, क्योंकि मंदी का समय है और प्राइवेट कंपनियां नौकरी काट रही हैं, इसलिए सरकार क्या कर रही है, अब सरकारी नौकरी बढ़ाएगी। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहेगी अगर आप निरंतरता बनाए रखेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप।